स्टार्ट कर। आप सभी को नमस्कार। मैं निरंजन कुमार गुप्ता और हम लोग इस एक्यूप्रेशर की ज्ञानशाला में रोज ही नए नए चीज़ों को प्राप्त करते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके इस क्लास में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आपसे पीपीटी शेयर करेंगे और उसके बाद फिर आगे की बात हम लोग इसके माध्यम से करेंगे। पीपीटी दिख रही है आप लोगों को क्लियर? हम लोग ठीक है, हम लोग बायो एनर्जी की बात किए। बायो एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि बायो एनर्जी है क्या, किस प्रकार से ये हमारे शरीर में ग्रहण होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरह की बायो एनर्जी होती है, जैसे एक जिसको हम लोग अर्थली बायो एनर्जी बोलते हैं और दूसरे को हेवनली। हम लोगों ने पढ़ा कि जो अर्थली एनर्जी है वो हमें खान पान से मिलता है, शरीर धरती पे हवा पानी और इन सब से प्राप्त करते हैं हम लोग। वहीं हेवनली एनर्जी की बात किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने जाना कि हेवनली एनर्जी जो है हमारे बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उस पे वो रिसीव होती है और रिसीव होने के बाद ये एनर्जी चलती है हमारी बॉडी में। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो बायो एनर्जी है ये दो प्रकार से चलती है, दो तरह की होती है, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल बायो एनर्जी, दूसरे को बोलते हैं थोड़ा सा पीछे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा ताकि चीजें आपके समझ में रिपीट हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। तो एक को बोलते हैं हम लोग सुपरफिशियल बायो एनर्जी और दूसरे को बोलते हैं डीप बायो एनर्जी। तो हम लोगों ने कल जाना था कि जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी का जो सबसे बाहरी भाग होता है, सुपरफिशियल पार्ट होता है, उस पे ये रन करती है। और ये जो रन करती है सुपरफिशियल बायो एनर्जी, इसका जो बेस है वो है ऑर्गन क्लॉक। तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये एनर्जी ट्रेवल करती है, ये ऑर्गन क्लॉक के टाइम के हिसाब से। इसमें हम लोगों ने कल काफी सारा बातचीत किया। उसके बाद डीप एनर्जी, डीप बायो एनर्जी के बारे में हम लोगों ने बात किया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि ये जो डीप बायो एनर्जी है ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में रन करती है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का अगर सुपरफिशियल पार्ट की अगर बात करें तो हमारे बॉडी में जो सुपरफिशियल पार्ट है वो बाहर का स्किन और जो चीजें आपको बाहर से दिख रही है, ये बॉडी का सुपरफिशियल बाहर वाला भाग, इसके ठीक अंदर यानी स्किन के जस्ट अंदर। लेकिन वही डीप बायो एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बॉडी के इंटरनल पार्ट की बात करते हैं। तो इंटरनल पार्ट में आपके ऑर्गन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, उसकी बात करते हैं, वहां ये एनर्जी रन करती है। तो हम लोगों ने ये भी बात किया था कि जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी है ये ऑर्गन क्लॉक के आधार पर रन करती है और ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, बाहरी बाहरी भाग से शरीर को बांधे रखती है ताकि कोई बाहरी इफेक्ट हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचा पाए। हम लोगों ने ये भी पढ़ा, कल बात किया हम लोगों ने कि जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी है इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो एक्यूट टाइप की प्रॉब्लम आएगी, अचानक आंधी तूफान के जैसा आएगा, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन वही डीप बायो एनर्जी में अगर कोई गड़बड़ी आती है, बॉडी के इंटरनल पार्ट में कोई गड़बड़ी आती है तो वो क्रॉनिक टाइप की होगी, यानी सुपरफिशियल बायो एनर्जी को क्रॉस करके, यानी उसको हरा करके, पराजित करके वो अंदर प्रवेश करेगा और उसके बाद डीप बायो एनर्जी को वो प्रभावित करेगा। तो इसमें उसको समय भी लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो बीमारियां होगी वो क्रॉनिक टाइप की होगी और उसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं, उसको जब हम लोग ठीक करते हैं तो उसके लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं, उसके लिए जो आधार यूज करते हैं वो है 5 एलिमेंट थ्योरी। इस थ्योरी पे हम लोग उसको सेट करते हैं। जब इस थ्योरी पे उसको सेट करते हैं तो हमें एक निश्चित ऑर्गन मिल जाता है, निश्चित एलिमेंट मिल जाता है कि हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, अगर कहीं गड़बड़ी है तो इसका कारण कौन है, कहाँ पे हमें जाना चाहिए, तो वो हमें ये थ्योरी के माध्यम से पता चलता है। उस थ्योरी के माध्यम से हम उसे ठीक करते हैं। तो हम लोगों ने इतना बात किया था, हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में बात किया था कि ये ऊर्जा दो तरह की होती है, एक को जिसको हम लोग प्रीनेटल एनर्जी बोलते हैं, दूसरे को पोस्ट नेटल एनर्जी बोलते हैं। जो प्रीनेटल एनर्जी है वो हमें जन्म के साथ मिलती है, वो हमारे शरीर का आकार प्रकार हमारा कैसा होगा उसको निर्धारित करता है। और जो पोस्ट नेटल बायो एनर्जी है
वो हम लोग धरती पे प्राप्त करते हैं अपनी आचार विचार संयम और इन सब चीज़ों से उसको अच्छा या खराब करते हैं। तो अगर उसको बैलेंस करना है तो उसको बैलेंस हम लोग जैसे अगर कहें हेवनली एनर्जी को आपको ठीक करना है तो उसके लिए संतों ने और अपने ग्रंथों में बहुत सारे नियम बताए हैं कि उनका पालन करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। एनर्जी को हम बढ़ा घटा नहीं सकते, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो पोस्ट नेटल बायो एनर्जी है उसको भी हम संतुलित कर सकते हैं अपने आहार विहार कर्म वाणी सभी चीजों से संतुलित कर हम उसको ठीक कर सकते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि जो ये क्वी रिसीव होती है, जो कॉस्मोस की एनर्जी रिसीव होती है, इसके लिए अपनी बॉडी में रिसीवर पॉइंट्स होते हैं, कई सारे रिसीवर पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग ऑर्गन के मेरिडियन पे ये पॉइंट्स होते हैं और इस पॉइंट से ये एनर्जी रिसीव होती है। रिसीव होने के बाद ये एनर्जी ऑर्गन क्लॉक पे चली जाती है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे चली जाती है और उस ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे जाके वहां पे ये चार्जिंग कर देती है ऑर्गन की। और उसके बाद जब ये एनर्जी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में प्रवेश करती है तो ऐसे कंडीशन में यही ऑर्गन सोर्स पॉइंट उस ऑर्गन को एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है जब तक कि दोबारा फिर से उसको कॉस्मोस की एनर्जी प्राप्त ना हो। तो इस जस्ट लाइक बैटरी इन्वर्टर की तरह ये काम करती है। फिर हम लोगों ने जाना कि अलग अलग नाम है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं उसको, की ची ऊर्जा वाइटल फोर्स, तो अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग, की ही बात करते हैं। अब हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया था कि ऊर्जा के कार्य क्या हैं, तो हम लोगों ने कल इस पे भी थोड़ा सा चर्चा किया था कि जो एनर्जी है यही सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितनी भी चीज आप कर पा रहे हैं, आप जीवित हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, जो भी कार्य कर पा रहे हैं आप, उसके लिए कहीं ना कहीं ये एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल है। आपके शरीर में कई तरह की क्रियाएं होती है जिसमें कुछ क्रियाएं ऐसी है जो आपकी इच्छा के अनुरूप होती है। यानी आप हाथ उठाना चाहें तो हाथ उठा सकते हैं, किसी को मारना चाहें तो मार सकते हैं, बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं जो आपकी इच्छा और आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलता है। जैसे कि आपका हार्ट का धड़कना, श्वास का लेना, ये सब ऑटोमेटिक है। ऐसी कई सारी क्रियाएं हैं जो कि ऑटोमेटिक, जिसको बोलते हैं अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री। इस तरह के कई सारे कार्य हैं जैसे रक्त का संचरण, श्वसन, डाइजेशन, वो सारी की सारी क्रियाएं जो होती हैं उसके पीछे की ही होती है, की के वजह से ही होती है। अब आइए हम लोग टॉपिक्स पे आते हैं जहां से हम लोग अब स्टार्ट करना है हम लोगों को। क्वी के बारे में देखिए, सेकंड टर्म है शरीर में गर्मी का उत्पादन, शरीर में तापमान को नियंत्रित रखना, ये दोनों कार्य इसी ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि कोई भी चीज अधिक अगर हो तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। ना आपको ज्यादा ठंडा लगता है, ना आपको ज्यादा गर्मी लगती है, तो उसको बॉडी बैलेंस कर लेती है अगर लगती भी है तो होता ये कैसे है? तो होता ये इस प्रकार से है, जैसे देखिए आपको अगर गर्मी का दिन हो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, तो ऐसे कंडीशन में आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी क्या करती है कि पसीने को रिलीज करती है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बॉडी से पसीना निकलने लगता है, और जैसे ही पसीना निकलता है तो आपकी बॉडी क्या होती है, फिर से धीरे 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 ठंडक होती है। ठंडक होती है कहने मतलब एक बैलेंसिंग में आ जाती है। और जैसे ही बॉडी का तापमान टेम्परेचर बैलेंस होती है, ठीक पसीना आना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह आपको अगर बहुत ज्यादा ठंडा लग रही है तो ऐसे कंडीशन में क्या करती है आपकी बॉडी में शिवरिंग होती है, कांपते हैं आप। कांपना का मतलब है कि आप शिवरिंग करते हैं और इससे क्या होता है, एनर्जी बढ़ाते हैं, आप गर्मी को आप स्टिमुलेट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं कि आपके बॉडी के जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, स्किन के पोर्स। तो वो क्या होता है, ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आपकी बॉडी गर्म होती है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं, ये पसीने का निकलना, ये पोर्स का बंद होना, ये सारी क्रियाएं आपके की वजह से ही होती है। अगर की सही हो तो ये क्रियाएं जिस समय जैसे होनी चाहिए उस समय वो होंगी। पॉइंट नंबर 3, मस्तिष्क एवं शरीर को जीवंत रखने वाली सभी प्रक्रियाओं का संचालन यह ऊर्जा करती है। तो देखिए, मस्तिष्क और शरीर दो पार्ट है। ये ब्रेन आपके इस पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, एक कंट्रोलर है और एक जो है कंट्रोल हो रहा है।
तो ये सारी क्रियाएं तभी हो पा रही है जबकि ये की है, ये एनर्जी है, एनर्जी की वजह से ही ये चीजें हो पा रही हैं। इस ऊर्जा को चीन में सेन कहते हैं। सेन का मतलब होता है चेतना, चाइनीज वर्ड है। सेन मतलब होता है चेतना, आत्मा। ऊर्जा का ही नाम है दूसरा दूसरा अलग अलग। तो ये चीजें जो हो पा रही हैं, इसका वजह यही है कि हमारे बॉडी में की का संचरण हो रहा है। अगर ये संचरण ना हो तो मस्तिष्क का शरीर से कंट्रोल समाप्त हो जाएगा। जैसे मान के चलिए, कभी किसी को देखा होगा आपने कि किसी को पैरालिटिक, आपने देखा होगा पैरालिसिस वाले लोगों को, एक भाग उनका शून्य हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि शरीर का उस भाग, ब्रेन के उस भाग से, जिस भाग से वो कंट्रोल होता है, वहां से उसका संचालन बंद हो गया, कंट्रोलिंग बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उस जगह का आत्मा डेड कर गया, यानी कि वहां की डेड कर गई, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक साइड में आप हाथ को, जिसमें कोई सेंसेशन नहीं, उसको आग में भी जला दें तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये क्रियाएं तभी होती है, हम सुरक्षित तभी रहते हैं अगर हमें ये सब चीजें महसूस ना हो, ऊर्जा एनर्जी अपना काम ना करे, तो हम बहुत सारी चीजों से बच नहीं पाएंगे। तो ये की ही करती है सभी चीजों में। शरीर को बाहरी प्रभावों से बचाने का कार्य ऊर्जा करती है। उसमें मौसम में होने वाले परिवर्तन से शरीर को बचाना, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित, परिवर्धित और संशोधित करने का कार्य ऊर्जा करती है। कहने का ये मतलब है कि आपके और ब्रह्मांड के बीच में एक तालमेल रहता है, और उस तालमेल के आधार पे आपका शरीर कार्य करता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा में अगर कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे कंडीशन में आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और उसके अनुसार से बॉडी जो है अपना बचाव करती है। जैसे अगर ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा ठंडक हो तो बॉडी उसके लिए उपाय ढूंढता है, उसको गर्म करने के लिए कुछ न कुछ करता है, उससे बचाव के लिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी है वो मदद करती है इसमें। जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी जिसको की बोलते हैं, वो इसको मदद करती है। अगर वो सुपरफिशियल बायो एनर्जी आपकी मजबूत है, तो ऐसे कंडीशन में बाहर में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में अगर प्रवेश करने की कोशिश करता है या प्रवेश कर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में शरीर में ऐसी क्षमता, ऐसा सिस्टम विकसित है कि उसको समाप्त कर दे या उसके लायक शरीर को तैयार कर दे। बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है तो शरीर को उस लायक तैयार कर देता है ताकि शरीर उसको झेल सके, उससे मुकाबला कर सके। तो ये बॉडी में ऑटोमेटिक होता है, उसका सिस्टम बना हुआ है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये की। और उस की को, जिसको हम लोग सुपरफिशियल बायो एनर्जी कहते हैं, उसको प्रोटेक्टिव की, डिफेंसिव की बोल सकते हैं, सुरक्षात्मक की है ये सुरक्षा का काम करती है। वहीं जो डीप बायो एनर्जी थी वो न्यूट्रिशन का भी काम करती है, पोषण देने का भी काम करती है। तो अलग अलग की का बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य है। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, तो बहुत तरह की से हम लोग परिचित होंगे, और अलग अलग की का अलग अलग जगह बॉडी में अलग अलग काम है, उसको भी जानेंगे धीरे धीरे। इसके अलावा देखिए, ईश्वर जन्म के समय बीज रूप में जीवन शक्ति प्रत्येक जीव को प्रदान करता है। इस संसार में जितने भी जीव जन्म लेते हैं, तो जो सर्जक है, जो ईश्वर है, वो सभी को जो जीवन शक्ति जो है वो सभी को प्रदान करता है। अब ये जीवन शक्ति किसको कितना मिला, ये उसके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है कि उसका प्रारब्ध कैसा है। उस हिसाब से वो जीवन शक्ति उसको बीज रूप में मिलता है। शरीर, मन और मस्तिष्क का विकास इसी जीवन शक्ति से होता है। देखिए बहुत बड़ी बात है। जैसे अगर इसको समझना है कि ये जो जीवन शक्ति है ये है क्या, किस रूप में ईश्वर से मिलती है, किसको कैसा जीवन शक्ति मिला है ईश्वर से, इसको जानने के लिए देखिए आपको एक चीज समझना होगा कि जब कोई जन्म लेता है तो बहुत बार देखिए बच्चा जन्म लिया और जन्म से ही बीमार पैदा होता है, जन्म से ही कमजोर पैदा होता है, और पता चलता है कमजोर होते होते पूरा जीवन उसका उसी बीमारी से लड़ते लड़ते ही समाप्त हो जाता है। अब समझ सकते हैं कि ईश्वर से प्रारब्ध में उसको कैसी जीवन शक्ति मिली, कैसा लाइफ एसेंस मिला है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे जन्म लेते हैं जैसे लगता है कि बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह, बिल्कुल हर एक बीमारियों से दूर, चेहरे का तेज देखें तो बिल्कुल डिफरेंट। तो ऐसे कंडीशन में ये जीवन शक्ति ही है जो आपके मन, मस्तिष्क, शरीर, आपका ब्रेन कैसा होगा, आपके शरीर का आकार कैसा होगा, आपका चेहरा कैसा होगा, ये सभी का निर्धारण ये आपका एसेंस करता है। हमें गिनकर श्वास तथा भोग विलास आदि की शक्ति एक निश्चित मात्रा में
जिंक के रूप में मिलती है। कहने का मतलब है ईश्वर से हमें गिन के सांसें मिली है, ईश्वर से हमें गिन के धड़कनें मिली हैं। तो इसका यूज, इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं? अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा, हम बीमारियों से दूर रहेंगे और अपना जीवन सुख और अच्छे से हम व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन अगर इसका हम दुरुपयोग करें, भोग विलास बहुत सारी चीजों में अगर हम इसको बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारी जीवन शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हम छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी सर्दी जुकाम, इनसे भी बहुत बार होती है कि जिनकी जीवन शक्ति बहुत ज्यादा कम हो तो छोटी छोटी बीमारियों से भी वो डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर जीवन भर परेशान रहते हैं। तो ये जो जीवन शक्ति मिलती है हमें, ये कहाँ मिलती है? तो ये जो जीवन शक्ति है हमें किडनी में मिलती है, हमारी किडनी में मिलती है। और ये मिलती है बीज रूप में। कहने का ये मतलब है कि एकदम बिल्कुल सीड के रूप में मिलती है। ये डेंस फॉर्म में होती है बिल्कुल। इसकी थोड़ी थोड़ी सी मात्रा यूज होती है बॉडी में और उसी से आपका शरीर चलता है, आपके ऑर्गन काम करते हैं और ये सारा का सारा संचालन सब उसी की वजह से होता है। बहुत थोड़ी थोड़ी सी मात्रा। तो इसको अगर आपने बचा के रखा, इसका सदुपयोग किया, तो आपका जीवन अच्छा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अन्य शक्तियां हमें ऑर्गन सोर्स पॉइंट में मिलती हैं। तो जो एसेंस है वो हमें किडनी में मिलती है और बाकी जो शक्तियां हैं वो ब्रह्मांड से हमें निरंतर ऑर्गन सोर्स पॉइंट के हिसाब से वहां पे चार्जिंग होती रहती है, वहां पे प्राप्त करते हैं उसको। इसके सदुपयोग से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकते हैं, विचार सुधार सकते हैं। इसके अंधाधुंध दुरुपयोग से जीवन बर्बाद कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपको कोई सामान इतना सा मिला, आप चाहे उसको 10 दिन में खत्म कर दीजिए या फिर जब तक उसका चलना चाहिए, समय है, जब तक उसका यूज करने का टाइम है तब तक यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर अच्छे से उपयोग करेंगे तो आपका जीवन सुख संपत्ति से भरा हुआ होता है, आप स्वस्थ होते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए चाइनीज विद्वानों ने रोग के बारे में कुछ बताया है। इसमें चाइनीज विद्वानों ने बताया है कि चाइनीज कॉन्सेप्ट के अनुसार से रोगों के बारे में क्या समझते हैं, वो क्या उनका कहना था, वो क्या मानते थे। तो उन्होंने माना कि जीवन दो प्रकार का होता है। एक जिसमें हम सहज होते हैं, सहज का मतलब है कि बिल्कुल ठीक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की असहजता नहीं। जो भी चीजें हैं, जो भी जीवन में चल रहा है, चाहे सोना जागना उठना बैठना सब कुछ सामान्य है, तो हम सहज फील करते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा जीवन उन्होंने माना जिसमें असहजता होती है, सारी चीजें गड़बड़। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं, हम लोग आगे आते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसको पहले को बोलते हैं ऑर्थोपैथी और दूसरे को कहा है हेट्रोपैथी। तो एक का देखिए इसको बोलते हैं ईज, सहज, और वहीं जब आप असहज होते हैं इसको बोलते हैं डिजीज। तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। सभी शारीरिक क्रियाओं का नियमानुसार सहज सीधे और सरल रूप में चलना ऑर्थोपैथी कहलाती है। यानी आपके जीवन में सभी क्रियाएं, वैसी कौन सी क्रियाएं हैं? तो क्रियाएं हैं आपका दिनचर्या, जैसे आपका सोना, सोने का टाइम, मल मूत्र का विसर्जन, ये सब चीजें, भूख लगना, समय पे भूख लगना, समय पे मल मूत्र का त्याग करना, समय से नींद आना, समय से फिर जग जाना, है ना। तो ये सारी क्रियाएं अगर समयानुसार हो, यानी जिस समय जो चीज होना चाहिए। ये ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा है कि प्रकृति ने ऐसा ही कुछ नियम बनाया है कि हर एक चीज के लिए एक समय निर्धारित किया है। रात्रि सोने के लिए बनाया है, कोई जग रहा है, इसका मतलब है कि उसकी क्रियाएं असहज हैं। सुबह जगने के लिए बनाया है कि इस समय उठ के आप योग व्यायाम या जो भी कार्य करना है आपको उसको कर सकते हैं आप। लेकिन अगर हम उस समय सोते हैं, इसका मतलब ये असहजता है। और बीमारी का कारण भी यही है कि अगर इनमें कोई गड़बड़ी आ जाए, नींद सोने का 10 बजे, पता चल रहा है सो रहे हैं 2 बजे, मलमूत्र सवेरे आपका 7 बजे 6 बजे हो जाना चाहिए, पता चल रहा है 12 बजे सो के उठ रहे हैं। तो ये क्या है कि ये हम लोग खुद बिगाड़ते हैं। प्रकृति ने तो बिल्कुल नियमानुसार सब कुछ सिस्टम सेट कर दिया। तो ये अगर असहज हो जाए, ये समय अनुसार ना हो, तो इससे क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में हम बीमारी के करीब पहुंच जाते हैं, बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें हमारा बॉडी यानी हमारा जो मन मस्तिष्क और शरीर
इन दोनों का तालमेल जो है वो खराब हो जाता है। जैसे आपको मॉर्निंग में एक समय निश्चित होता है कि इस समय जिस समय आप जगते हैं उसके बाद आपको मोशन की अर्ज आती है और आप मोशन करने के लिए जाते हैं। लेकिन सोचिए अगर उस समय आप सोए हुए हों, तो ऐसे कंडीशन में वो ब्रेन क्या करता है, वो अर्ज भी आपका दबा देता है, तो वो नहीं हो पाता है। यानी मस्तिष्क ने ऑर्डर दिया कि इस समय ये हो जाना चाहिए, लेकिन आपका बॉडी उस अनुसार से काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, तालमेल का अभाव हो गया, सामंजस्य की कमी हो गई। तो ये बीमारी है। अगर शुरुआत में बीमारी नहीं है तो आगे जाके बड़ी बीमारी के रूप में चेंज हो जाएगा। उम्र बढ़ने पर शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। बात सही है कि एक समय के बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी डिजनरेट करती है, और जब डिजनरेट करती है तो ऐसे कंडीशन में बॉडी में आपकी सभी प्रक्रियाएं क्रियाएं स्लो हो जाती हैं। जैसे डाइजेशन आपका स्लो हो जाता है, आपका ब्लड और सारी चीजें, सेल का बनना, ये सारी क्रियाएं आपकी प्रभावित हो जाती हैं। तो उस समय अगर इस तरह की चीजें होती है तो उस समय उसका कारण यह है कि बॉडी में ऊर्जा की कमी होती है, और जब ऊर्जा की कमी होती है तो ऐसे कंडीशन में मन और मस्तिष्क में क्या होता है, तालमेल का अभाव होता है। लेकिन इसको बीमारी नहीं कर सकते, ये बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है कि एक समय के बाद हमारे शरीर में डिजनरेशन प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे ये क्रियाएं बिल्कुल सामंजस्य का अभाव हो जाता है। इसका कारण है ऊर्जा की बॉडी में कमी हो जाती है। लेकिन अगर सामान्य उम्र में भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसका मतलब हम बीमार हैं या बीमार होने जा रहे हैं, या फिर आगे हमें बीमारी घेर लेगी। तो ये क्रियाएं। दूसरा है हेट्रोपैथी। इसके ठीक विपरीत, सहज के ठीक विपरीत हेट्रोपैथी, जिसको हम लोग बोलते हैं असहज। यानी इसमें शारीरिक क्रियाएं प्रक्रियाएं जो भी हैं, जो भी नियम बना है, जो भी प्रकृति का नियम बना है, उसके बिल्कुल विपरीत हो जाए। सोने के समय में जागना, जागने के समय में सोना, रात में कम खाना चाहिए, रात में ज्यादा खा रहे हैं, दिन में भूखे रह रहे हैं। काम है जी, बहुत काम। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये क्रियाएं हमारी बॉडी के हिसाब से मैच नहीं करती। जब मैच नहीं करती तो प्रकृति से, सबसे पहले प्रकृति और आपके शरीर का तालमेल का अभाव होता है, और उसके बाद शरीर के अंदर एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से तालमेल का अभाव होता है। एनर्जी डिसबैलेंस होती है और आप बीमार होते चले जाते हैं। जैसे नींद का समय अवधि घट बढ़ जाना, पता चले कि सोना 8 घंटे है और 4 घंटे में ही नींद पूरी कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि काम है। तो ऐसे कंडीशन में वो सारी क्रियाएं आपकी गड़बड़ हो जाएंगी। मलमूत्र का विसर्जन समय पर ना होना, तो ये बता रहा है कि बॉडी में असहजता आ गई। असहजता क्यों आई? क्योंकि आपने अपनी दिनचर्या में गड़बड़ी पैदा कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गई, आपका शरीर असहज हो गया। इसमें जो एनर्जी चल रही है वो डिसबैलेंस हो गई, वो अपना काम नहीं कर पा रही है सही से। तो ऐसे कंडीशन में ये सारी की सारी क्रियाएं गड़बड़ हो जाती हैं। और जैसे ही इस क्रियाओं को हम लोग ठीक कर देते हैं, कैसे ठीक करते हैं, तो एनर्जी को समझते हैं, एनर्जी घटी है, एनर्जी बढ़ी है, एनर्जी कंट्रावेक्शन हो गई, या एनर्जी में क्या चेंज आ गया, तो उसको अगर समझ जाएं, उसके मार्ग में अगर कोई गड़बड़ी है उसको अगर ठीक कर दें, तो ऐसे कंडीशन में हम ठीक हो जाते हैं बीमारी से। फिर असहज से हम सहज में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत बार हम गंभीर से गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं। हमें किसी भी प्रकार के मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती, अगर सिर्फ हम ये क्रियाएं जो प्रकृति ने बनाया है उसको फॉलो कर लें। सही समय से सो जाएं, सही समय से जग जाएं, सही टाइम पे खाना खा लें। लेकिन हमारा जीवन दिनचर्या ऐसा हम लोगों ने बनाया है कि बिल्कुल उल्टे करते हैं। जो प्रकृति ने बोला है उसके ठीक विपरीत करते हैं। जैसे बच्चे को आप लोगों ने देखा होगा, तो ठीक बच्चों की तरह हम लोग काम करते हैं। जैसे बच्चे को किसी चीज को बोल दिए ये काम मत करना, तो वो जानबूझ के वही करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग सभी ऐसे ही करते हैं। सब कुछ पता है कि अगर सवेरे उठ के और इस समय हम योगा व्यायाम प्राणायाम करें तो हमारी शरीर, हमारा बॉडी स्वस्थ होगा, अच्छे होंगे। लेकिन हम लोग नहीं करते, सोचते हैं अरे चलो कोई बात नहीं। तो ये बीमारी का कारण बनता है। लेकिन अगर इसको हम लोग सही कर लें तो ऐसे कंडीशन में किसी भी प्रकार के मेडिसिन या किसी भी प्रकार के उपचार की आवश्यकता नहीं होगी। हम ऐसे ही स्वस्थ हो सकते हैं और हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इसी नियम क्रिया को फॉलो करते हैं और देखिए बुढ़ापे तक, एक एज के बाद भी आप पाएंगे कि वो बिल्कुल
स्वस्थ और जवान की तरह बिल्कुल वर्क करता है, उसकी तरह काम करता है। तो ये और कुछ नहीं है, उन्होंने इसका पालन किया, प्रकृति को अपनाया, उसके कदम से कदम मिलाकर अपना कदम बढ़ाया। तो ये क्रियाएं हैं बॉडी की। चलिए थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने पीछे एनर्जी के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा, सुपरफिशियल बायो एनर्जी के बारे में पढ़ा, डीप बायो एनर्जी के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने जाना कि ये एनर्जी चलती है बॉडी में। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इसी एनर्जी के बहाव में कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए तो हम बीमार होते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को यही करना है कि हम लोगों को बीमारी को पकड़ना है। जैसे पुलिस क्या करता है, चोर को पकड़ता है, तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, और उसको अपना के वो आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। जैसे किसी को अगर पकड़ना हो, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम या कुछ ऐसी चीजें सेट करते हैं वो, जिसके माध्यम से वो आसानी से पकड़ा जाता है। ठीक एक चिकित्सक का भी काम कुछ कुछ पुलिस वालों के जैसा ही होता है। अगर आप एक अच्छा चिकित्सक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर भी एक पुलिस वालों का के जैसा एक गुण होना चाहिए आपके अंदर, कि आपको भी उसी तरह से जासूसी करनी चाहिए। तो ये चार चीज, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये चार चीजें आपको अपनानी चाहिए अगर आप एक अच्छा चिकित्सक बनना चाहते हैं। तो कब कहने का मतलब है बीमारी, कोई बीमारी की बात कर रहे हैं हम लोग, न कि चोर पुलिस की बात कर रहे हैं। जैसे किसी को कोई बीमारी आई तो उससे ये सवाल जरूर करते हैं कि बीमारी कब से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ऐसा क्या किया आपने, या ऐसा क्या हुआ जिससे ये बीमारी स्टार्ट हुई, क्यों। तो ये चार शब्द हैं, इसको अगर अप्लाई करें तो आप आसानी से उस तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपको जाना है, जहां तक आपको ढूंढना है, जिसको पकड़ना है। आपको पकड़ना बीमारी को है, तो उसके लिए ये चार चीजें आपको हमेशा यूज करते हैं। आप इस चार चीजों को फिट करते हैं आप, और फिट करने के लिए ये चार पैरामीटर्स हैं। और भी कई सारे लॉ, कई सारे पैरामीटर्स और भी हैं। मेनली अभी हम लोग चार पैरामीटर की बात करते हैं कि उस कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इस चीज को फिट करने के लिए ये चार पैरामीटर हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का पार्ट है कि एक चार माध्यम बताया गया है कि इसके माध्यम से भी हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। 8 गाइडिंग क्राइटेरिया, तो कुछ नियम है जिस पे हम लोग उसको फिट करते हैं, और फिट करने के बाद फिर हम बीमारी तक पहुंचते हैं। ये हमें रास्ता बतलाता है। जैसे आपको किसी जगह पहुंचना हो तो आप क्या करते हैं, आप मैप पे कोई स्थान डालते हैं और फिर उसको जगह पे आसानी से फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं। ठीक कुछ कुछ ये 8 गाइडिंग क्राइटेरिया भी ठीक ठीक कुछ ऐसा ही पथ प्रदर्शक का काम करता है। यानी ये हमें वो रास्ता दिखा देता है कि रोग का जो कारण है, रोग का जो जड़ है, रोग है कहाँ, किस जगह पे छिपा हुआ है। शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है, गर्म प्रकार का है, ठंडा प्रकार का रोग है, एक्सेस टाइप का रोग है, डेफिशिएंट टाइप का रोग है, इन टाइप का रोग है, या यांग टाइप का रोग है। तो ये रास्ता बतलाने वाला है कि ये रास्ता दिखा देगा कि इस रास्ते से होके चलो, आप इस रास्ते के जो लॉ हैं उसको फॉलो करो, तो आप पहुंच जाओगे जहां तक आपको जाना है, जिसके पास आपको पहुंचना है। और पहुंचना हम लोगों को रोग के पास है, कि रोग का कारण कहाँ है, रूट के पास पहुंचना है। तो ये रास्ता दिखाएगा। इसके बाद है 6 एक्सेस। तो देखिए, जब हम लोग, जो नए लोग हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं कि जब हम लोग एलिमेंट साइकिल में आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में भी आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। तो ये जो 6 एक्सेस है, तो हम लोग 5 एलिमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम लोग एलिमेंट का नाम जानते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। ये 5 एलिमेंट की बात करते हैं। लेकिन एलिमेंट 5 है, लेकिन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी 6 है, जिसमें हम लोग बोलते हैं विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस। यानी एलिमेंट 5, एनर्जी 6। तो ये जो 6 एक्सेस है, जैसे विंड की बात करें, अगर विंड एक्सेस हो तो हमें क्या क्या सिम्टम आएंगे, क्या क्या बीमारियां हो सकती है। इसके वजह से भी बीमारियां हो सकती हैं, एलिमेंट की वजह से भी। जैसे वातावरण में बहुत ज्यादा हवा चल रहा हो तो ये आपके बॉडी को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इससे कौन सा एलिमेंट प्रभावित होगा,
हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए। तो ये 6 एक्सेस के माध्यम से हमें पता लगता है कि हमें कहाँ जाना है, किस पे ढूंढना है, कहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, या फिर हमें कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ये बताता है 6 एक्सेस। तो इसी प्रकार से आपकी हीट एक्सेस हो सकती है, बॉडी में हॉटनेस, हीट से भी प्रचंड उष्मा, हॉटनेस, वो एनर्जी गड़बड़ हो सकती है, वो बढ़ सकती है। वो अगर बढ़ेगी तो उसका क्या सिम्टम आएगा। एक्सेस ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है, एक्सेस ह्यूमिडिटी बढ़ेगी बॉडी में तो उससे कौन सा एलिमेंट प्रभावित होगा, कौन कौन से ऑर्गन प्रभावित होंगे और हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, उसके क्या क्या सिम्टम होंगे, वो हमें पता चलेगा इससे। उसी तरह एक्स्ट्रा एक्सेस ड्राइनेस, एक्सेस कोल्डनेस। तो जब हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में बढ़ेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा हम इससे आपका परिचय करा रहे हैं। 4th नंबर में 7 इमोशंस। तो आपके इमोशंस भी होते हैं। जब आप एलिमेंट में डायग्नोस्टिक टेबल पढ़ेंगे तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना इमोशंस होता है। तो उस इमोशंस के गड़बड़ होने की वजह से भी आप बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही बात किया कि ये जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस विज्ञान को हम लोग पढ़ रहे हैं, वो विज्ञान ऐसा वैसा विज्ञान नहीं है। ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इससे हम लोग शारीरिक के अलावा मानसिक बीमारियों का भी इलाज कर लेते हैं। कहने का ये मतलब है कि बहुत बार देखिए कि कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित होता है, आप जांच कराते हैं जाके डॉक्टर के पास और रिपोर्ट आती है बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है जी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको शरीर में परेशानी है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, यहाँ तो फाइंडिंग्स कुछ नहीं आ रहा है, आप स्वस्थ हैं, ठीक हो जाएंगे। कुछ दवाइयां दे देते हैं और बोलते हैं जाइए खाइए और सो जाइए, आराम कीजिए। यही कारण है। लेकिन इसके बावजूद भी रोगी परेशान रहता है तो उसका उपचार वहां पे संभव है नहीं। लेकिन हम लोगों के पास है, हम लोग शारीरिक के साथ साथ मानसिक चीजों का भी, मानसिक रोगों का भी इलाज करते हैं। तो ये इमोशंस भी हम ठीक कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा उदास है, कोई बहुत ज्यादा जोर जोर से हंस रहा है, कोई बात बात पे ही रो देता है, तो उसके इमोशंस को समझ के भी हम उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं, उस ऑर्गन को पकड़ सकते हैं और वहां पे जाके उसके पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये सब हमारे टूल्स हैं और इस टूल्स को हम लोग फिट करते हैं। कैसे फिट करते हैं? तो उसके लिए कुछ माध्यम है जिसको हम लोग आगे इसका फर्स्ट वाला पॉइंट नंबर ए का पढ़ेंगे, जिसको हम लोगों ने 4 डायग्नोसिस बोला। ये 4 डायग्नोसिस है क्या? तो कुछ कुछ जासूस के जैसा वाला काम है इसका। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे और तो ये जो हम लोग 4 डायग्नोसिस हम लोगों ने बात किया, तो ये काम कैसे करता है, इसका हम यूज कैसे करें। मेनली हम लोगों को यूज सीखना है कि हम लोग इसका प्रयोग कैसे करें। तो देखिए इसमें 4 टूल्स हैं, जिसमें पहला है इंस्पेक्शन, दूसरा है लिसनिंग एंड स्मेलिंग, तीसरा है इंक्वायरिंग और चौथा है पल्पेशन। तो मेनली क्या है कि आपके पास रोगी आता है तो आप करते क्या हैं, किस तरह से आपको करना चाहिए, किस तरह से ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए, किस तरह से चीजों को समझना चाहिए, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इसके माध्यम से बताया गया है। और ये सभी लोग यूज करते हैं, हर एक सिस्टम वाले लोग यूज करते हैं लगभग, कहा जाए तो। भले ही उपचार में इसका यूज ना करते हो, लेकिन सभी लोग इसको देखते जरूर हैं इस चीज को। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, इंस्पेक्शन की बात। तो इंस्पेक्शन जो होता है वो विजुअल होता है। यूजिंग विजुअल इंस्पेक्शन टू ऑब्जर्व फॉर एनी एबनॉर्मलिटीज इन पेशेंट वाइटलिटी, कंप्लेक्शन, टंग एंड बॉडली सिक्रेशन। तो ये जो विजुअल इंस्पेक्शन होता है वो आपकी आंखों से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कोई रोगी आपके पास आ रहा है तो कैसे आ रहा है, वो चल कैसे रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, उसके फेस का कंप्लेक्शन कैसा है, बॉडी में उसके टंग को देखते हैं, उसकी टंग की वाइटलिटी को देखते हैं कैसी है, रोगी मरा मरा सा है या बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, किस प्रकार से आया है, किस तरह से चल रहा है। तो पहला जो ट्रीटमेंट का 4 डायग्नोसिस का जो पहला पार्ट है वो इंस्पेक्शन, यानी रोगी चलते चलते आया और आपने उसको देख लिया। अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आपको दिखती है तो आपके दिमाग में आ गया कि एक चीज तो दिखा कि ये चल रहा है तो बिल्कुल मचक मचक के चल रहा है, या फिर थोड़ा झुक के चल रहा है, या फिर डिसबैलेंस होके चल रहा है। तो ये विजुअल इंस्पेक्शन है।
पहली डायग्नोसिस आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, जब कोई रोगी आपके पास चल के आता है तो वहीं से आप देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, लिसनिंग एंड स्मेलिंग। तो क्या सुने, क्या सूंघें, लिसनिंग एंड स्मेलिंग दो चीजें हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटीज इन सेकेंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पेशेंट, रिस्पायरेशन ईटीसी। कहने का मतलब है कि आप डिटेक्ट करते हैं कि इनके रिस्पायरेशन में अगर आया रोगी और बैठे बैठे इस तरह से करके जोर जोर से सांसें ले रहा है, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति अगर श्वास लेता है तो आपको पता नहीं चलता, बिल्कुल सामान्य तरीके से वो श्वास लेता है। लेकिन वही एबनॉर्मल तरीके से अगर श्वास ले तो आप 10 काम भी कर रहे हैं तो आपका ध्यान उधर से हटके उस रोगी की तरफ एक बार जरूर जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसके लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने वाली क्रियाओं में कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो आपको दिख जाता है ये। इसके अलावा हर एक रोगी की, हर एक व्यक्ति की कह सकते हैं, एक स्मेलिंग होती है, बॉडी की एक खास प्रकार की गंध होती है। तो बॉडी का वो गंध भी आपको किसी न किसी एलिमेंट से जोड़ता है, किसी न किसी एलिमेंट ऑर्गन की ओर इशारा करता है। तो उसको भी आप देखते हैं, उसको भी सूंघते हैं, उससे भी आपको डायग्नोसिस का एक पार्ट मिलता है कि हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए। तो दूसरा पार्ट हो गया आपका लिसनिंग एंड स्मेलिंग। तीसरा पार्ट है आपका इंक्वायरिंग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इंक्वायरिंग अबाउट ऑब्जर्वेबल symptoms or sign and relevant medical history to aid diagnosis of illness and progressions। कहने का ये मतलब है कि जो दूसरा पहला पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है, ये तो आप एक में विजुअल आपने देखा, दूसरे में सुना, और अगर स्मेलिंग आप ले सके तो स्मेल से भी आप डिटेक्ट किया आपने कुछ एबनॉर्मलिटीज। लेकिन जब तीसरे पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं तो वहां से आपका सीधा आपका काम शुरू होता है। वहां से आप यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं कि आप एब्जॉर्व आपने क्या क्या किया, पेशेंट के साइन, पेशेंट के सिम्टम क्या क्या हैं, इसके अलावा पेशेंट ने आपको क्या क्या बताया, कौन कौन से सिम्टम के बारे में बताया, और जो उस बीमारी से रिलेटेड जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको आप मिलाते हैं, और मिलाने के बाद फिर आप क्रॉस चेक करते हैं। लेकिन ये क्रॉस चेक आप तभी कर पाएंगे जब आपको इस थ्योरी की अच्छी जानकारी होगी। ये क्रॉस चेक आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको फिजियोलॉजी की अच्छी जानकारी होगी, तभी आप पकड़ पाएंगे। इसके अलावा रिपोर्ट आपको देखना आना चाहिए, तभी आप उनसे क्रॉस चेक कर पाते हैं। मरीज आपको पूरी की पूरी जानकारी दे नहीं पाता, वो जिस रोग से पीड़ित होता है सिर्फ वही बताएगा आपको, और हो सकता है उस रोग से बड़ा कोई रोग हो जो इस रोग का, जो अभी करंट में वो लेके आया है, उसका कारण वहीं पे छिपा हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट आपको मेडिकल हिस्ट्री मिलती है और जो पेशेंट बताता है, उसके आधार पे आप क्रॉस चेक करते हैं और फिर एक जगह पे पहुंचते हैं कि ये बीमारी का कारण क्या है इसका, कि आज पेशेंट अगर इस कंडीशन में पहुंचा तो इसका कारण कहाँ पे छिपा हुआ है। तो ये आपका तीसरा है इंक्वायरिंग का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जैसे अभी के समय में देखें तो अभी के समय में सब कुछ सुलभ है, लेकिन इस थ्योरी की अगर बात करें तो जब कोई व्यवस्थाएं, वेस्टर्न साइंस ने कुछ भी डेवलप नहीं किया था, कोई पैरामीटर, कोई लैब पैथोलॉजी डेवलप नहीं थी, उस समय उन्होंने डायग्नोसिस के ऐसे ऐसे टूल्स बता दिए जिससे बिना कोई व्यक्ति ब्लड के बारे में, बॉडी के बारे में, सीटी एमआरआई के बारे में जाने बिना भी उनके साइन और सिम्टम और जो चाइनीज के जो मेथड है उसके ऊपर फिट करके वो लोग आसानी से गंभीर बीमारियों को ठीक कर ले जाते थे। लेकिन अभी के समय में, जिस वर्तमान युग में हम लोग जी रहे हैं, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। अभी के समय में कुछ भी, किसी से भी कुछ छुपा नहीं है। अभी किसी रोग की बात करें तो आजकल नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। कोई रिपोर्ट में अगर कुछ ऐसा डिटेक्ट हो गया तो पेशेंट खुद ही चेक करके वो आ जाता है कि हमको इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये हमारे लिए, आपके लिए और सुलभ हो गया और आसान हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, वेस्टर्न साइंस की अगर नहीं भी जानता हो, वो भी इस टूल्स को, इस चाइनीज मेथड को अगर अच्छे से सीख जाए, इसके डायग्नोसिस पैटर्न को अगर अच्छे से ग्रहण कर ले, तो ऐसे कंडीशन में बिना फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के भी वो बड़ी से बड़ी
और गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर ले जाएगा। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत की और बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता होगी, तभी आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी के एक एक पार्ट आपको बीमारी की जानकारी देती है। आप सिर्फ आंख को देख के पूरी बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं, आप सिर्फ कान को देख के पूरी बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं, आप सिर्फ लिप्स को देख के पूरी बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे कई बड़े बड़े विषय चाइनीज विद्वानों ने प्रस्तुत कर दिए कि उसके माध्यम से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन आपका मस्तिष्क भी उतना पावरफुल होना चाहिए, आपके ब्रेन भी उतना पावरफुल होना चाहिए और आपकी मेमोरी भी, तभी आप उसको डायग्नोसिस कर पाएंगे, आपका ध्यान जाएगा उस पर। तो इंक्वायरी वाला जो काम है इंक्वायरिंग का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप चेक करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं कि पेशेंट छुपा ले जाता है, तो वो निकालने का काम आपका होगा कि आप उससे किस प्रकार से सच्चाई उसके मुंह से निकलवा लें। पेशेंट से जैसे पूछते हैं कि आपका पेट साफ हो जाता है, तो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल साफ हो जाता है। क्यों? नहीं बताएगा वो, क्योंकि उसे शर्म लग रहा है कि ऐसा बोलेंगे कि हमको कब्ज है, नहीं बताएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे चीजें कैसे निकलवाएं। तो इंक्वायरी का काम सबसे महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद जो चौथा काम है वो है पल्पेशन का। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय पल्पिटेशन एंड पल्स थ्रू प्रेसिंग करस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट्स। कहने का ये मतलब है कि हम लोग टच करके, जब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, इंस्पेक्शन हमने विजुअल कर लिया, लिसनिंग स्मेलिंग कैसे बोल रहा है, कैसे किस प्रकार के बॉडी की गंध है, इंक्वायरी कर लिया। इसके बाद चौथा जो पार्ट होता है, इसमें हम लोग टच करके देखते हैं। पेशेंट बताया कि हमें चेस्ट में पेन है, तो हम टच करके देखते हैं यहाँ पे है, या फिर पेशेंट से बोलते हैं कि आप टच करके बताइए किस जगह पे है। पेशेंट के नब्ज को देखते हैं कि नब्ज कैसी चल रही है, बहुत तेज चल रही है, बहुत स्लो चल रही है। तो उससे भी डायग्नोसिस का एक पार्ट बनता है। जो लोग नस को देखना जानते हैं, नस को समझते हैं, जो पल्स को जानते हैं, वो लोग सिर्फ पल्स से भी डायग्नोसिस बना लेते हैं कि इनकी किस बॉडी के किस पार्ट में, किस ऑर्गन में गड़बड़ी आई है। तो पल्पेशन ये चौथा कार्य है आपका। तो ये 4 डायग्नोसिस है। इसके माध्यम से जैसे कोई मरीज आता है तो आप इसका यूज करते हैं, ये पहला टूल्स है आपका। और इसके 4 पार्ट हैं, इंस्पेक्शन, लिसनिंग एंड स्मेलिंग, इंक्वायरिंग, पल्पेशन। तो देखिए इसको अभी आप लोग इसको रिपीट जरूर कीजिएगा, दोबारा जरूर सुनिएगा वीडियो को और पढ़िएगा भी इसको। तो फिर धीरे धीरे चीजें, क्योंकि यही सारी चीजें आगे भी आपको बुक में फिर आपको मिलेगा। तो अगर अभी से आपका ये कंप्लीट होता रहेगा तो फिर आगे आपको समझने में आसानी होगी चीजें। अगर आपने बेसिक जो शुरुआत का है उसको अच्छे से ग्रहण किया तो आगे की चीजें आपके लिए और भी आसान होंगी। चलिए हम थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सेकेंड टूल्स था हम लोगों का, वो था 8 गाइडिंग क्राइटेरिया, जिसको हम लोगों ने बोला कि ये पथ प्रदर्शक होते हैं, यानी ये रास्ता बताते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है। ये रोग अगर है तो ये बॉडी में कहाँ है, तो ये पथ प्रदर्शक होते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए इसमें लिखा है कि चाइनीज एक्यूपंक्चर में रोगों के प्रकारों की पहचान के लिए 8 सिद्धांत होते हैं। तो पहला सिद्धांत है एक्सटर्नल या एक्सटीरियर बोल सकते हैं उसको, जिसमें बोलते हैं बाह्य रोग। देखिए इसमें रोग हम लोग वास्तविक में है क्या कि हम लोग रोग की ही बात कर रहे हैं कि इसका जो यूज करेंगे वो रोगों के उपचार के लिए ही यूज करेंगे, इसलिए हम इसके साथ बाह्य रोग लगा दिए। तो इसमें एक्सटर्नल का मतलब है कि ये शरीर के बाहर के रोग के बारे में बताएगा। इंटरनल की बात करें, इंटीरियर की बात करें, इसका मतलब है ये शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ी, कोई रोग है जो बॉडी के अंदर है। फुल और एक्सेस यानी एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसी जगह पे एनर्जी अधिक है, भरा हुआ है, बहुत ज्यादा है, तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी, जो रोग होगा, उसके बारे में इससे पता चलेगा। एम्पटी और डेफिशिएंसी यानी खाली है या कमी से रिलेटेड रोग है, तो वो इसके माध्यम से पता चलेगा, एक्सेस और डेफिशिएंसी के माध्यम से कि अधिक है या कम है। बीमारी का प्रकार किस प्रकार का है, हॉट यानी गर्म प्रकार का है, कोल्ड या ठंड प्रकार का है, तो ये बताएगा। और सबसे महत्वपूर्ण 7 और 8 नंबर, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8, जिसको हम लोग इन और यांग बोलते हैं। तो वास्तविक में अगर देखें तो ये जो 8 सिद्धांत हैं, ये 8 सिद्धांत नहीं है। वास्तविक में सिद्धांत ये 2 ही हैं, जिसको हम लोग
इन और यांग बोलते हैं। ये इन और यांग ये दोनों प्रिंसिपल हैं और बाकी जो है वो सेकेंडरी हैं, कह सकते हैं, यानी इसके सहयोगी हैं। बाकी जितने भी हैं उसको फिट करते हैं इसी इन यांग पे लाके। करना क्या है? तो करना ये है कि रोगों की पहचान हम अच्छे से कर लें और उसको लाके लास्ट में फिट कर देना इस पे, इन और यांग पे, क्योंकि यही लास्ट मेथड है कि यहीं पे आके हमें उपचार करना है। बीमारी दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो इन टाइप की या तो यांग टाइप की। रोग बाहर हो सकता है, रोग शरीर के अंदर हो सकता है, रोग बॉडी में एक्सेस टाइप का हो सकता है, रोग बॉडी में डेफिशिएंसी टाइप का हो सकता है, रोग बॉडी में गर्मी जनित हो सकता है, रोग बॉडी में ठंडी जनित हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ठंड प्रकार का रोग है तो उसको कहाँ हम फिट करें, इन पे फिट करें या यांग पे फिट करें। बॉडी में एक्सिस टाइप का रोग है, उसको हम किस सिस्टम पे फिट करें, इन पे फिट करें या यांग पे फिट करें, क्योंकि लास्टली हमें हर एक चीजों को लाके इसी पे फिट करना है। और इस पे फिट करने के बाद फिर हम लोग उपचार करते हैं, फिर हम लोग एलिमेंट की ओर ध्यान देते हैं कि कौन से एलिमेंट में गड़बड़ी है, कौन सा एलिमेंट है, इन एलिमेंट का इन मेरिडियन गड़बड़ है या यांग मेरिडियन गड़बड़ है। तो लास्टली हमें इन और यांग पे आना पड़ता है और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस इन यांग को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे हमने बहुत बड़ा विषय रखा है, ताकि अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी आज से धीरे धीरे करते हुए। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं ये पथ प्रदर्शक सिद्धांत है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ये आपको रास्ता दिखाएगा, यही आपको रोग तक पहुंचाएगा, अगर इसका सहारा आपने सही से यूज किया तो, अगर सही से आप यूज कर पाए तो देखिए लिखा हुआ है द 8 प्रिंसिपल्स पैटर्न आर द एक्सटेंशन ऑफ इन यांग। तो ये जो 8 प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ये और कुछ है नहीं, ये इन यांग के एक्सटेंशन है, हाथ पांव है। इन यांग समझ लीजिए एक शरीर है और शरीर के ये हाथ पैर हैं जो आप पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा कि एक्सेस डेफिशिएंसी है, हॉट कोल्ड है, एक्सटर्नल इंटरनल है, ये और कुछ नहीं, उसके एक्सटेंशन है कि उसका फैलाव है। फैलाव इसलिए है ताकि हम बीमारी को आसानी से पकड़ पाएं, बीमारी को हम समझ पाएं, तभी हम इस पे इन यांग पे ला पाएंगे उसको अंत में। तो इसलिए हम लोग उसका यूज करते हैं, तो ये उसके एक्सटेंशन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड हेल्प इन सिस्टमेटिकली लिस्ट एवरी सिम्टम ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ 5 एलिमेंट थ्योरी। तो इसका यूज करते हैं हम लोग सिस्टमेटिकली, जैसे 5 एलिमेंट थ्योरी का यूज करते हैं या फॉर डायग्नोसिस का यूज करते हैं। कई सारे मेथड हैं इसके, उस मेथड पे इसको फिट करके उसके बाद इसके जो एक्सटेंशन है उस पे ला के और अंत में फिर हम लोग इन यांग पे उसको सेट कर देते हैं। और जब इन यांग पे सेट कर देते हैं तो फिर हमें रास्ता मिल जाता है कि हमें जाना किधर है, हम किधर को जाने के लिए निकले थे और हमें जाना कहाँ है, तो वो रास्ता ये बता देगा आपको। इन एंड यांग आर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ डायग्नोसिस। तो देखिए इस थ्योरी का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें मेनली कुछ चीजें ही हैं जो पूरी इस थ्योरी और इस कॉन्सेप्ट का बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जैसे इन यांग, क्वी, है ना, ये सब चीजें इसके बेसिक्स फंडामेंटल हैं। तो देखिए लिखा है इन एंड यांग आर फंडामेंटल्स बेसिस ऑफ डायग्नोसिस एंड द 3 सब डिविजन्स विच एक्सेस डेफिशिएंसी, हॉट एंड कोल्ड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। कहने का मतलब है कि जो बातें हमने अभी आपको ऊपर बताई वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है बेसिस फंडामेंटल है और हम डायग्नोसिस अच्छे से कर पाए उसके लिए इन यांग के 3 या 6 एक्सटेंशन बोल सकते हैं, 3 पेयर बोल सकते हैं, और अगर आप सिंगल सिंगल नाम लें तो 6 एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग एक्सेस डेफिशिएंसी बोलते हैं, हॉट एंड कोल्ड बोलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बोलते हैं। तो ये मदद करता है हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कि किस प्रकार से हम इन यांग का रोगों में प्रयोग करें। तो इन यांग का अगर आपको अच्छे से प्रयोग करना है तो उसके लिए आपको ये मेथड को अपनाना पड़ेगा, यानी इसके जो सब डिवीजन है उसका प्रयोग करना पड़ेगा और उसके प्रयोग से आप आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं, उस तक पहुंच जाएंगे रोग तक। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की बात करते हैं।
तो कैसे समझें? देखिए, हम लोग रोग की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने पहले ही जाना कि या तो रोग बाहर शरीर के सुपरफिशियल लेवल को प्रभावित कर सकती है या बॉडी के इंटरनल पार्ट को, शरीर के अंदरूनी भाग को प्रभावित करती है। तो शरीर के अंदरूनी भाग को अगर प्रभावित करती है तो शरीर के अंदरूनी भाग में हमारे वाइटल ऑर्गन हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक्सटर्नल की बात करें तो उसमें ज्यादातर मेनली कहें तो स्किन है, और स्किन के बाहर का जो पार्ट है सुपरफिशियल लेवल की बात कर रहे हैं। तो इससे इंटीरियर और एक्सटीरियर से हमें ये पता चलता है कि रोग का स्थान कहाँ है। रोग शरीर के इंटीरियर पार्ट में है, रोग शरीर के एक्सटीरियर पार्ट में है। तो ये हमारे बीमारी के स्थान को पहचानने में मदद करता है। यही लिखा है, इंडिकेट अबाउट द लोकेशन ऑफ द डिजीज। तो ये आपको रास्ता दिखाएगा कि शरीर के बाहर के भाग में ये बीमारी है। इट टेल्स इफ डिजीज इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी और इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये आपको रास्ता दिखाएगा, और रास्ता दिखाने के बाद इस इन यांग के कॉन्सेप्ट में हम उसको लेके जाते हैं। जैसे बॉडी के अंदर की अगर बात करें तो इसको मानते हैं ये इन भाग है, बॉडी के अंदर का भाग इन, और बॉडी के बाहर का भाग को हम लोग मानते हैं यांग। दो शब्द हैं, अंदर और बाहर। तो जो शरीर के अंदर है वो शरीर के अंदर यानी इन, जो शरीर के बाहर है इसका मतलब है वो यांग, शरीर के बाहर। तो इसमें मदद करता है। अगर हम इस रोग को समझ जाएं, इस मेथड को समझ जाएं, तो ऐसे कंडीशन में इसका हम प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के बाद उस हिसाब से फिर इसको इन और यांग पे सेट करेंगे। अगर बॉडी में शरीर के बाहर है तो हम लोग लिखेंगे एक्सटीरियर, बॉडी के एक्सटीरियर पार्ट में रोग आया हुआ है, तो वो कहाँ चला जाएगा? रोग आपके यांग पे चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर बॉडी के अंदर में कोई गड़बड़ी है तो वहां पे हम लोग लिखेंगे कि इंटीरियर टाइप की डिजीज है, यानी ये इन टाइप की डिजीज है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट में है हॉट एंड कोल्ड। तो हॉट एंड कोल्ड, हॉट का मतलब होता है गर्म, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। तो ये रोगी के नेचर को, यानी रोग किस प्रकार का है उसके प्रकार को ये बताता है, और उसके प्रकार को अगर समझ जाएं तो फिर हम उसको इन और यांग पे उसको सेट कर देंगे। देखिए, हम लोग इसको विस्तार से आगे हम लोगों को मिलेगा कि कैसे इसको हम लोगों ने कैसे हम लोगों को इसको पढ़ना है, कैसे इसको समझना है, इसके बारे में डिटेल्स में आगे भी मिलेगा। तो उस पर फिर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो हॉट एंड कोल्ड का मतलब है ये बीमारी के नेचर को बताता है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि वातावरण में तापमान बढ़ता है और आप बुखार से, ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं, लू लग जाता है आपको। इसका मतलब मान के चलते हैं कि जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो यांग टाइप की है, क्योंकि हॉट को हम लोग मानते हैं यांग। जो भी चीज डोमिनेंट है यानी बाहर से ही दिखता है वो यांग है। तो अगर ठंडा और गर्म दो की बात करें, आपके बगल में सामने में एक साइड बर्फ का सिला रख दिया जाए, बर्फ ठंडा होता है ना, और दूसरी साइड आग जला दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप प्रभावित, या सबसे पहले आपका ध्यान जहां जाएगा, या सबसे पहले जो चीज आपको प्रभावित करेगी वो है आग। तो आग डोमिनेंट है, सबसे पहले उसी पे ध्यान जाएगा आपका। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे आप गर्मी जनित रोगों से ग्रसित हो गए, गर्मी ने आपको प्रभावित किया, तापमान ने आपके बॉडी को प्रभावित किया, तो आपका डिजीज ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा हॉट टाइप का डिजीज। तो ऐसे कंडीशन में बीमारी को हम लोग बोलेंगे कि ये यांग टाइप की डिजीज है, यानी यांग बढ़ गया, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई। इट टेल्स अस इफ द कंडीशन इज फुल हीट और एम्प्टी हीट, फुल कोल्ड और एम्प्टी कोल्ड। तो इस शब्द का यहाँ पे, इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा बहुत सारे लोगों को, तो इसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे। लेकिन हॉट और कोल्ड शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बीमारी के कारण को समझते हैं कि ठंड के समय में अगर ठंड लग के कोई बीमारी आई है तो इसका मतलब ये बीमारी इन टाइप की है, और उस हिसाब से फिर इसका हम लोग उपचार करते हैं एलिमेंट और ऑर्गन को ढूंढकर। नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए, इस 8 गाइडिंग प्रिंसिपल या 8 गाइडिंग क्राइटेरिया जो बोल सकते हैं आप, इसको 8 गाइडिंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और 8 गाइडिंग क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। तो कैसे ये रोगों के उपचार और निदान में आपकी मदद करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रोगों के उपचार एवं निदान के निम्नलिखित 8 पथ प्रदर्शक सिद्धांत हैं, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अभी। इन यांग, एक्सटीरियर इंटीरियर, हॉट कोल्ड, एक्सेस डेफिशिएंसी। तो ये आपके 8 पथ प्रदर्शक हैं।
लेकिन हम लोगों ने देखा अभी और हमने आपको बताया कि मेनली अगर माना जाए तो दो ही हैं, और बाकी जो आपको दिख रहे हैं इन यांग के अलावा वो उसके सेकेंडरी हैं, वो उसके सहयोगी हैं। उसका यूज हम लोग उसका रोग को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, सहयोग में यूज करते हैं। तो चलिए इन यांग को थोड़ा समझते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जो 8 गाइडिंग प्रिंसिपल का पहला रूल्स है इन यांग, उसके बारे में हम लोग डिटेल से अब बात करना प्रारंभ करते हैं। तो इन यांग है क्या? तो हम लोग देखते हैं हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही ऊर्जा की दो ध्रुव होती है, यानी हमारी बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, हम लोगों ने पढ़ा ना कि एनर्जी नित्य निरंतर चल रही है, एक फिक्स्ड पाथवे है, उसका निश्चित मार्ग है, और उस मार्ग पे एनर्जी का फ्लो लगातार हो रहा है। तो ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है, इसके दो एस्पेक्ट हैं, इसकी दो ध्रुव है, दो पोलैरिटी है इसकी। एक को बोलते हैं पॉजिटिव और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव, जिसको हम लोग इन और यांग के रूप में इसको जानते हैं कि एक इन है, एक यांग है। पॉजिटिव नेगेटिव को आप जैसे उल्टा सीधा बोलते हैं, जस्ट लाइक वैसे भी मान सकते हैं। जिसमें से इन स्ट्रक्चरल एनर्जी है तथा यांग जो है वो फंक्शनल एनर्जी है। कहने का ये मतलब है कि हम लोग जिस एनर्जी सिस्टम को पढ़ रहे हैं उसमें दो तरह की चीजें हैं, दो तरह के प्रॉब्लम हो सकती हैं, दो तरह के डिजीज हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपका फंक्शन गड़बड़ हो सकता है। तो जो फंक्शन अगर गड़बड़ है, इसका मतलब है कि की जो है वो यांग एनर्जी गड़बड़ है। आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके शरीर के किसी भाग के किसी स्ट्रक्चर में अगर गड़बड़ी आती है, तो इसका मतलब है कि इन कुई का जो है इन वाला पार्ट जो है वो गड़बड़ है। तो हम लोग समझते हैं इसको, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। शरीर संरचना अनुसार हमारे शरीर का अंदरूनी भाग, देखिए अब यहीं से समझना शुरू कर लीजिए। जैसे अभी हमने बताया आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात कर रहे थे, देखिए उसके बारे में यहाँ आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि शरीर का संरचना जैसा बनाया ऊपर वाले ने, उसके हिसाब से देखें तो शरीर का जो अंदरूनी भाग है वो इन है, तथा जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग जो भी चीजें फ्लैश या स्किन जो बोल सकते हैं आप, ये आपका यांग है। शरीर के अंदर कुछ ऐसे अवयव यानी ऑर्गन होते हैं जो जन्म के पश्चात लगातार काम कर रहे होते हैं। तो देखिए हमें सभी चीजों को इन और यांग पे फिट करना है, चाहे आपका बॉडी का इंटरनल भाग हो, बॉडी का एक्सटर्नल भाग हो, बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम, सभी को हमको इन और यांग पे लाके सेट करना पड़ेगा। जब तक इस पे सेट नहीं करेंगे तब तक हम बीमारी तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो अगर हम ये समझ जाएं कि शरीर में शरीर का कौन सा भाग इन है, शरीर का कौन सा भाग यांग है, शरीर में कौन कौन से ऑर्गन है, और उन ऑर्गन में से कौन कौन से ऑर्गन इन ऑर्गन है, उनमें से कौन कौन से ऑर्गन यांग ऑर्गन है, अगर हम इसे समझ जाएं तो उपचार करने में हमें आसानी हो जाएगी, हम अच्छे से उपचार कर पाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो इन यांग का सिद्धांत है, इसको तुलना के आधार पे, कंपैरिजन के आधार पे हम लोग इन यांग को प्रदर्शित करते हैं या फिर साबित करते हैं, कह सकते हैं। तो इसमें देखिए बता रहा है कि जैसे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, और बहुत सारे ऑर्गन में से कुछ ऑर्गन इन है, कुछ ऑर्गन यांग है। तो इन को क्यों बोला कि ये इन ऑर्गन है, यांग को क्यों बोला कि ये यांग ऑर्गन है, तो उसके लिए एक पैरामीटर दे दिया कि इस पैरामीटर पे अगर इसको फिट कर दें तो इसका मतलब इससे हमें पता चल जाएगा ये बॉडी का इन ऑर्गन है, ये बॉडी का यांग ऑर्गन है। तो इसके माध्यम से तो यहाँ एक पैरामीटर दिया है तुलना करने के लिए कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो जन्म के बाद से लगातार काम कर रहा है, और कब तक, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपके अंदर श्वासें चल रही हैं, तब तक ये लगातार काम करते रहते हैं। जैसे आप जब से जन्म लिया आपने, तब से आपका श्वास, ये लंग्स का चलना कंटिन्यू काम कर रहा है, रुकता नहीं है। आपके हृदय की धड़कन जब से जन्म लिया तब से लगातार धड़क रहा है, लगातार काम कर रहा है। आपका लीवर लगातार ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, लगातार चीजों को बना रहा है, केमिकल्स फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, लगातार काम कर रहा है। आपकी किडनी जन्म के बाद से लगातार ब्लड को फिल्टर कर रही है, यूरिन बना रही है, लगातार काम कर रही है। तो इस तरह से कहने का ये मतलब है कि ये ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है,
और जन्म के बाद से लगातार काम कर रहे हैं, तो इसको बोला गया कि ये स्ट्रक्चरल एनर्जी है, यानी ये इन ऑर्गन है। तो आपकी बॉडी में 6 इन ऑर्गन है और 6 यांग ऑर्गन है। जो 6 इन ऑर्गन है वो हैं आपके कौन कौन से? लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स, किडनी। और उसी तरह से आपके बॉडी में 6 यांग ऑर्गन है। तो 6 यांग ऑर्गन की जब बात करते हैं, इसका मतलब है जब हमने ये जाना कि जो जन्म के बाद से लगातार काम कर रहा है ऑर्गन मृत्यु तक, वो इन ऑर्गन है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऑर्गन ऐसे भी हैं क्या अपने शरीर में जिनको काम मिलने के बाद काम करता है? तो हम कहेंगे हाँ, हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन भी हैं जिनको काम मिलने के बाद ही वो काम करते हैं, बाकी समय में वो आराम करते हैं। जैसे आप स्टमक की बात करें, यह वो थैला है, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले इसी में आके जमा होता है, और आने के बाद फिर ये अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देती है, उसको चर्निंग स्टार्ट कर देती है उसकी। और जैसे ही इसका काम पूरा होता है, यानी जो भी आपने फूड खाया, आपने तित से उसको चबाया, दांत से चबाया, चबाने के बाद उसको निगला, निगलने के बाद स्टमक में गया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद उसको लिक्विड के फॉर्म में कर दिया वो, और फिर वहां से वो आगे बढ़ा दिया स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर आगे बढ़ा दिया, जब वो इसके बाद क्या हुआ, वो थैला खाली हो गया। खाली होने के बाद वो क्या करता है, फिर रेस्ट करता है, अब कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है, वो उसकी प्रोसेसिंग करती है, उसमें से चीज़ों को डाइजेशन होती है, एब्जॉर्बेशन होती है वहाँ पे, तो कई सारी प्रोसेसिंग होती है। फिर उसके बाद फिर आगे के ऑर्गन के पास जाते हैं। तो इस तरह से बॉडी में यांग ऑर्गन है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, किडनी लगातार ब्लड को छान रही है, लेकिन ब्लैडर का कुछ नहीं। ब्लैडर का करना क्या है, तो ब्लैडर तब तक आराम करेगा जब तक कि यूरिन फुल ना हो जाए, वेट करेगा। फुल हुआ, एक बार जाके खाली कर दिया, फिर आराम कर रहा है। आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, आपका मल, जब आपका मल रेडी हो जाता है डिफेकेशन के लिए, तो बस उसको निकालना है, निकाल दिया, फिर वो रेस्ट करेगा, उसको और कोई काम नहीं। तो शरीर में बनाने वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा तरीका बनाया है। अगर ऐसा नहीं करता, अगर ये सब भी ऑर्गन अगर लगातार काम कर रहे होते, तो पता चलता आपको दिन भर खाना पड़ता। क्यों? क्योंकि स्टमक कंटिन्यू करता रहता काम, तो इसको तो भोजन चाहिए, तभी ये काम करेगा, तो आपको कंटिन्यू भूख लगता रहता। यानी हमारी समस्याएं क्या होती, खाए गए, तो ये चलता रहता। तो ऊपर वाले ने ऐसा नहीं किया, ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस तरह से बनाया कि इन ऑर्गन जिसकी जरूरत है शरीर को, वो लगातार काम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिसको काम मिलने के बाद ही वो काम करेंगे। तो इसको 2 भागों में बांट दिया। पहले को हम लोगों ने बोला इन ऑर्गन, और दूसरे को हम लोगों ने बोला यांग ऑर्गन। जो इन ऑर्गन है उसका नाम हमने लिया लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स और किडनी। और जो यांग ऑर्गन है वो है अपने गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर। तो टोटल 12 ऑर्गन हैं, और ये 12 ऑर्गन में से 6 इन ऑर्गन है और 6 यांग ऑर्गन है। क्योंकि हम लोग बार बार इस सिद्धांत की बात करेंगे, बार बार हम लोग इन यांग की बात करेंगे, तो ये चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। और जब तक हम किसी पैरामीटर पे सबको नहीं बांटेंगे, तब तक हम बीमारी तक पहुंच नहीं पाएंगे, बीमारी को समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो हम लोगों ने समझा अभी कि हमारे बॉडी में 12 ऑर्गन है, और 12 में से 6 इन ऑर्गन है और 6 यांग ऑर्गन है। जन्म के बाद से जो लगातार ऑर्गन काम कर रहा है वो इन ऑर्गन है, और जन्म के बाद, यानी जिसको काम मिलने के बाद कह सकते हैं, जो काम करता है वो यांग ऑर्गन है। तो इस तरह से हम लोग इन यांग को स्टेप बाय स्टेप में पढ़ते चले जाएंगे, जानते चले जाएंगे। अब समय भी हो गया है, 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा हो गया है, तो मेरे हिसाब से इस कक्षा को यहीं पे अब समाप्त करना चाहिए, और हम यहीं पे रोकना चाहेंगे इसको। और आशा करते हैं कि जितना आप लोगों को बताए हम, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, और जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो बता रहे हैं आपको, वो हमारी बात आप तक पहुंच पा रही होगी।
क्यों? क्योंकि हम उसी लेवल से बता रहे हैं कि चीज़ें आप तक पहुँचे और चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाए। अगर फिट नहीं होता है तो वो हमारी कमजोरी होगी कि हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात आप तक पहुंचेगी और पहुंच रही है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर फीडबैक दें। और हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि आप लोग क्लास में सब समय से जुड़ जाएं। कुछ लोग आगे पीछे करके जुड़ते हैं, तो समय से अगर जुड़ेंगे तो बेहतर होगा कि चीज़ें जो लाइव होके सुनते हैं उसमें एक अलग इंटेंशन रहता है, अलग समझ बनती है। लेकिन वहीं आप वीडियो में देखें तो वो इंटेंशन उस प्रकार का नहीं रह पाता और चीज़ें उतने अच्छे से समझ में नहीं आती। तो आशा करते हैं कि आप हम हमारी बात को फॉलो करेंगे और जितना हमने पढ़ाया वो आप लोग उसको फॉलो करेंगे, रिपीट करेंगे, तो फिर आपको आगे समझने में आसानी होगी। हम कुछ बोलेंगे, आपको समझ में आएगा। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।